बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 15 मई 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिजर्व सीट्स। ये आप लोगों को आइडिया होगा कि पिछले दिनों जो रिजर्व सीट्स हैं डिफरेंट असम्बलीज की, नेशनल असम्बली की भी और प्रोविंशियल असम्बलीज की भी, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया है और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको इंटरिम ऑर्डर जो था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब एक बेंच बनाया है जो कि ये डिसाइड करेगा कि वो 77 सीट्स जो कि पीटीआई के कोटे में आनी थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के अलायंस के पास आनी थी, वो चली गई थी मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहाद के पास, उनके गवर्नमेंट एलाइज के पास। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है और उसको रोका जाए और उसके ऊपर 5 मेंबर बेंच बनाया है। उस बैकग्राउंड में ये एडिटोरियल लिखा गया है और बताया गया है कि 77 लॉ मेकर्स हैं जिनको के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से फिर जो है उनको मेंबरशिप को सस्पेंड करना पड़ा है। अच्छा, और अब उस मेंबरशिप को सस्पेंड करने से ये हुआ है कि जो 2/3 मेजोरिटी बनती थी अपर हाउस में गवर्नमेंट की, वो अपर हाउस में गवर्नमेंट की मेजोरिटी वो खत्म हो गई है। अच्छा, अब अगर वो मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी खत्म हो गई तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वो नहीं कर सकते अब अपोजिशन की हेल्प के बगैर। अच्छा, अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पैदा हो गया कि इन्हीं 77 मेंबर्स के वोट से जो सेनेटर्स बने थे उनका क्या बनेगा। अभी उसके ऊपर भी फैसला होना है। जाहिर है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको इस मैटर को भी देखेगी, इसमें फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिर गैप आ जाएगा, मतलब इदारे फिर इनकम्प्लीट होंगे। ये सारी जो एक खिचड़ी मची है, इस हवाले से हमारा जो एडिटर है वो कहते हैं कि ये एक मैटर ऑफ शेम है कि जनरल इलेक्शन के 3 मैटर ऑफ शेम, ये मैटर ऑफ शेम का वर्ड जो है ये बड़ा सीरियस वर्ड है इदारों के लिए। और स्पेशली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के बाद का काम ये होता है कि इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और वो स्टेबल गवर्नमेंट अपने तौर पर कंट्री को रन करेगी। लेकिन 3 महीने के बाद अभी तक भी कोई जनरल इलेक्शन के 3 महीने के बाद भी अभी तक भी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनेगी या बनी है, या कोई मतलब कोई क्लियर पिक्चर है ही नहीं, और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है। और ये एक ऐसा पाइप ड्रीम है। पाइप ड्रीम एक अच्छा ईडियम है। पाइप ड्रीम एक ईडियम होता है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मंसूबा जिसका जो कामयाब होता नजर ना आ रहा हो, जैसे ये मौजूदा गवर्नमेंट कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान को बहरान दर बहरान के अंदर धकेल दिया गया है, पाकिस्तान को बहुत सारे बहरानों के हवाले कर दिया गया है। होली क्राइसिस एक अच्छा वर्ड उसने यूज किया है। बहरान दर बहरान की जो सूरत हाल होती है, ऐसा बहरान जो खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो ये है कि अब देखें ना, बहरान दर बहरान है कि सेनेटर बन गए हैं उन एमएनएज के वोट्स की बेस पे, जिन एमएनएज को अब कह दिया गया है कि तुम एमएनए नहीं हो। बहरान है ना। पहले उनको क्या कहा गया, मतलब अगर वो गैर कानूनी थे, अगर वो गैर आईनी थे, तो उनको पहले क्यों कहा गया कि तुम एमएनए, उनसे हलफ क्यों लिया गया। जाहिर है कि ये एक क्लियर फेलियर है ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इस इदारे का जो वाहिद आईनी काम है वो ये है कि इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवा के एक ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, जो ट्रांजिशन की जो ये जो स्टेट होती है, इसको इलेक्शन कमीशन ने अबूर करना होता है, और इलेक्शन कमीशन ने एक नई गवर्नमेंट बना के एक तरह से कह लें देनी होती है, और ये इदारा उसमें क्लियरली फेल रहा है। और इलेक्शन कमीशन को अब ये जो मौजूदा एक बहरान, आईनी बहरान की कैफियत आ गई है, इसका इसका सारे का जिम्मेदार है वो।
और उसको इसकी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और क्लियर वे में इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। और हमारा एडिटर ये कह रहा है कि ये भी समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों जो केसेस हैं जहाँ जहाँ पे इश्यूज हैं वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाले उनको केसेस को क्यों नहीं सुन रहा और इस चीज में क्या मुमानियत है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा भी है कि हम जजेस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। केसेस की जो है वो तादाद, जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, जल्दी से जल्दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना के तो जल्दी से जल्दी फैसले किए जाएं, ताकि ये ना हो कि कल और बहुत सारे फैसले हो जाएं और कई सिटिंग एमएनएस के फॉर्म 45 जब खोले जाएं तो वो भी गलत निकलें और उन्हीं के वोट से आगे बहुत कुछ हो चुका हो, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट भी तो इलेक्ट हो गया है, अब प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ है उन्हीं के वोट से। तो मतलब ये आईनी बहरान है, क्योंकि जाहिर है कि जब वो लोग इलीगल एमएनए समझे जाएंगे जो वोट दे के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो उनके बनाए हुए लोग उनके बारे में भी फिर कल उंगलियां उठेंगी, अदालतें खुलेंगी, ये होगा वो होगा और होगा क्या, एट द एंड उनको भी स्टेप डाउन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये आईनी बहरान जिसके हवाले इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को कर दिया है, इसका वाज़ेह तौर पर कोई हल नजर नहीं आता और होना ये चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल होना चाहिए और जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी लेके इस मसले को हल करना चाहिए जल्द अज जल्द। अच्छा, और उसका हल करने का तरीका क्या है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, ताकि एक दफा एक ऐसी असेंबली बन जाए कि जिस असेंबली के ऊपर एतमाद हो और कल ये ना हो कि कल फिर कोई ना कोई इलेक्शन आईनी बहरान आया हुआ हो। अच्छा, अब इसमें जो अच्छे वर्ड जो राइटिंग में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उसमें राइवल एक अच्छा वर्ड हो सकता है, इसको आप नोट करें। फिर उसके बाद टिंकर, ये टिंकर एक न्यू वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। मुदाखलत करना, छेड़छाड़ करना, जैसे इंटरफेयर होता है वैसे ही। फिर दिल्ली, अब ये जो दिल्ली का वर्ड है ना, ये स्पेशली आपको देखना है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, पेयर्स ऑफ वर्ड्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिले होता है ताखीर और दिल्ली होता है ताली ताखीर करना, जानबूझ के किसी चीज को लिंगर ऑन करना, लटकाए रखना, इसको कहते हैं दिल्ली और ये वर्ब के तौर पर यूज होता है। बाकी ये ईडियम पाइप ड्रीम, ये भी मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा ईडियम है। जो काम होता हुआ, जिसको कहते हैं ना, जो बेल मंडे चढ़ते नजर ना आ रही हो, उसको कहते हैं कि ये पाइप ड्रीम है, ये एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वेस्टेड का मतलब होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट अक्सर अक्सर यूज होता है जाती मुफाद। इम्पार्शल एक अच्छा वर्ड है, गैर गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, ये आप जरूर यूज कर सकते हैं। बाकी वो ट्रिब्यूनल का जो वर्ड है वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आया है। डिल्यूज बारिश को कहते हैं, लेकिन डिल्यूज सिर्फ बारिश नहीं है, किसी भी चीज का यकदम से, जिसको कहते हैं पंजाबी में कहते हैं छड़ाका, उर्दू में भी समटाइम ये यूज हो जाता है, ठीक है। छटका लगना, छटा लगना, छड़ाका लगना, यकदम से बारिश का आ जाना, वो डिल्यूज है। इसी तरह की ये इसको ना टर्म में यूज किया गया है, ये देखें ना, द डिल्यूज ऑफ पोस्ट इलेक्शन कंप्लेंट्स। डिल्यूज का मतलब इलेक्शन के बाद आने वाली शिकायत का अंबार, छड़ाका लग गया, यकदम बारिश ही हो गई उन शिकायत की। अच्छा, आगे चलते हैं तो सेकंड वाला जो एडिटोरियल है वो है सीक्रेटिव स्टेट। अच्छा, अब सीक्रेटिव स्टेट का बेसिकली जो इसका बैकग्राउंड बना है वो ये है कि हमारा जो डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक ट्विटर के थ्रू, एक्स के थ्रू उन्होंने एक मंडे को पोस्ट की और उन्होंने कहा कि जी, जितने भी वो लोग के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लीक करते हैं या उन डॉक्यूमेंट्स को आगे शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं आगे से आगे शेयर करते हैं, वो सारे कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो सारे मुजरिम करार दिए जाएं, ठीक है। और स्पेशली
जो डॉक्यूमेंट लीक करते हैं उनको तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और जो आगे शेयर करते हैं, आगे जो शेयर करते हैं वो शेयर करने वालों को भी कोई ना कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए या जुर्माना होना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, कि एक तो ये है कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां पहले ही बहुत ज्यादा हैं, और जिस एक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया है, ये स्टेटमेंट दी है, वो पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान में जो भी चलाया जाए चल रहा है, वो वीपीएन के थ्रू चल रहा है, वो नहीं, मतलब कानूनी तौर पर वो बैन है, ठीक है। और दूसरी बात आगे चल के उसने कही कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी फॉल्स न्यूज के हवाले से कोई कानून साजी करने जा रही है, कोई डेफेमेशन लॉ बनाने जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये है, न्यूज़पेपर एडिटर जो है ना वो बड़ा इस हवाले से कंसर्न है कि ये तो मीडिया के ऊपर सीधा सीधा सा कदगन है, और मीडिया के ऊपर पाबंदी है। इसका मतलब है मीडिया तो अपना काम कर ही नहीं सकेगा। और जो जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो खत्म हो जाएगा, उसकी तो मौत आ गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो फिर समझ लें कि गया। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो जब खत्म हो जाएगा तो फिर तो पीछे बात रही कोई नहीं गई। फिर तो इसका मतलब है कि मुआशरे में जितने भी कॉलम लिखे जा रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, पोस्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो वो आ जाएंगी इसी कानून के दायरे में। तो ना कोई कॉलम लिख सकता है, ना कोई ट्वीट कर सकता है, ना कोई पोस्ट कर सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, तो ये आप सिर्फ एक सोसाइटी को किधर लेके जा रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि वो सिविल सोसाइटी के लोगों से डायलॉग करे, बातचीत करे, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है इंसान लोगों का, इंसानों का, इस मुल्क के शहरियों का, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना जो हक है, जो कि इदारों की इंफॉर्मेशन है, और जो मीडिया काम करता है उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाए। बल्कि एक ठीक है, पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ जो है वो बंद हो जाए और हर चीज़ पे बैन हो जाए, और जर्नलिज्म भी ख़त्म हो जाए, और आम इंसानों की ह्यूमन राइट्स भी बुलडोज़ कर दिए जाएँ। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए इस कंट्री में। सेंस से हाँ, ऐसी डिटेल्स जो मुल्क की सलामती के हवाले से खतरनाक हो, उनको उनके ऊपर ज़रूर वो होनी चाहिए कि वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम के हवाले से हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के काम के हवाले से हैं, जो हमारी टेररिज्म के खिलाफ जो कैंपेन्स हैं, उनके हवाले से हैं, उनको तो ज़रूर टारगेट किया जाना चाहिए। लेकिन ये आम हर डॉक्यूमेंट के लिए अगर ये कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो एक तरह से मीडिया के ऊपर तो सीधी-सीधी सी पाबंदी आ गई, और ये चीज़ जो है वो बहुत खतरनाक है। सीक्रेटिव का मतलब खुफिया होता है, इसको ज़रूर आप अपने उसमें यूज़ करें राइटिंग्स में। और फिर उसके बाद आगे बिज़ार, बिज़ार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब, अजीब किस्म की बात। अफोर मेंशन्ड ये एक अच्छा टर्म है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अफोर मेंशन्ड का मतलब है जिसका पहले ज़िक्र किया गया हो, ठीक है? एफ-ओ-आर-ई फोर जहाँ पे आ जाएगा ना पार्ट किसी भी वर्ड में, तो उसमें कहीं न कहीं पहले का मीनिंग होगा। इंडिकेटिव का मतलब होता है इंडिकेट करता है, ठीक है? इंडिकेट करता है, अलामती है, दिखाता है, शो करता है। कोप विद, निमटना, ये भी एक अच्छा वर्ब है। काफ़ी दिनों बाद ये एडिटोरियल में मैंने देखा है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर आप अपने तौर पर अपनी राइटिंग में यूज़ करें। फिर उसके बाद इनऑथेंटिक, इनऑथेंटिक एक अच्छा वर्ड है। ऑथेंटिक का ऑपोजिट होता है, ऑथेंटिक मुस्तनद होती है और इनऑथेंटिक गैर मुस्तनद है। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँ कि मैंने कई स्टूडेंट्स की राइटिंग में भी और उनकी स्पीकिंग में भी देखा है कि वो इस वर्ड को अनऑथेंटिक कहते हैं। तो ये अनऑथेंटिक नहीं, इनऑथेंटिक होता है, आई स्टार्ट में आता है, यू नहीं आता। अनलीश का मतलब होता है वाजे करना, जाहिर करना। और लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ये भी जरूर यूज होना चाहिए। और बस आगे चलते हैं जी। थर्ड एडिटोरियल है प्लेग ऑफ रेप। हमारे मुल्क में जो औरतों के साथ रेप के वाकयात हैं, वो कभी बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन कभी पूरे खत्म नहीं हुए।
मतलब कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता कि हम इस तरह का कोई रेप का केस नहीं देखते। न्यूज़पेपर में तो केस वो आते हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो उधर ही खत्म हो जाते हैं और चीजें उसी तरह से चलती रहती हैं। पिछले वीक में 2 केसेस यके बाद दीगरे रिपोर्ट हुए कि शेखुपुरा में एक औरत अपने किसी हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव का पता लेने गई है। उसी हॉस्पिटल के जो गार्ड्स थे, उन्होंने उसको किसी सीक्रेट जगह पे ले जाके तो वहां पे जाके उन्होंने उससे रेप कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाकया ये हुआ है कि लाहौर के कुछ लोगों ने झांग की किसी औरत को लाहौर बनाया है, लाहौर बुलाया है जॉब का झांसा दे करके आपको मुलाजमत दी जाएगी, और वहाँ उसे गैंग रेप का निशाना बना दिया है। और बहुत सैड इंसिडेंट है। और इसके अलावा भी पिछले 2 महीनों में कुछ लोग जो हैं वो 2 गर्ल्स के रेप के हवाले से, ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से उनको ट्रैप किया गया और उनका रेप किया गया। तो वैसे तो वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर कहता है कि कोई भी सूबा जो है, कोई भी प्रोविंस इस हवाले से महफूज नहीं है, लेकिन पंजाब से तो स्पेशली बहुत बुरी खबरें आ रही हैं इस हवाले से। जो जो कि पंजाब के अंदर जो मोरालिटी का, एथिक्स का और इवन लॉ का भी जो बहुत सीरियस सूरत हाल नजर आ रही है, उसको ऊपर फोकस होना चाहिए। और इस पे जो अथॉरिटीज हैं उनको एपथी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बेहिसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें टारगेट करके इस चीज को चलना चाहिए। और इस खतरनाक जो सूरत हाल है हमारी सोसाइटी में, उसको उसको खत्म होना चाहिए। हमारा न्यूज़पेपर राइटर हमें बता रहा है कि 80% जो केसेस है ना, ये रेप वाले केसेस या इस तरह से जो ऑफेंडर्स वगैरह हैं, वो रिहा हो जाते हैं। वो रिहा हो जाते हैं 80%। इस वजह से या तो डेफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं होती, वीक प्रोसिक्यूशन के सही गवाहियां नहीं मिलती और पता ही नहीं चलता। सारा अदालती जो निज़ाम है, अदालती जो पहले कार्रवाई है, वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, केस बड़ा कमज़ोर होता है, कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाहर बाहर ही पैसे दे दिला के वो मामले को दबा दिया जाता है, या फिर पेंडिंग केसेस की वजह से। मतलब ये है कि 80% केस जो हैं वो, उसमें मुजरमों को सजा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, बरी हो जाते हैं। ठीक है। और जिनमें मिलती है बाकी 20% में, उनमें भी क्या वाकई ड्यू सजा मिलती है या वो भी किसी कॉम्प्रोमाइजेस की नजर हो जाती है, उसका अभी नहीं पता। लेकिन 80% में तो सजा मिलती नहीं है, मुजरिम बरी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सैड स्टोरी है। इसी तरह से 2022 में भी इस हवाले से बड़े केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और जो हमारा जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स है, वो रेप एपिडेमिक को बहुत वाज़े तौर पर जो है ना वो शो करता है, 2022 की जो रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में वो वुमेन के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, वुमेन के हवाले से वो बहुत पथेटिक सिचुएशन हमारे सामने रखता है। तो अब एडिटर ये कहता है कि ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए और ऐसे कानून बनने चाहिए कि जिससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो खत्म ही होता है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो किसी को करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इस तरह के केसेस में, क्योंकि वजह ये होती है कि एक तो जिस बेचारी औरत के साथ ज्यादती होती है, एक तो उस ज्यादती की वजह से उसको जो मेंटल टॉर्चर मिला, एक तो वो, फिर उसके बाद अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बार बार लोगों के सामने आना, एक वो उसके लिए टॉर्चर होता है। और फिर उसका ऊपर केस के ऊपर पैसे लग रहे होते हैं, वो टॉर्चर होता है। तो इतना सारा कुछ में से जब गुजरना पड़ता है, तो एक विक्टिम जो है, रेप की विक्टिम, वो तो बेचारी यही समझती है कि इस केस को मैं बंद ही कर दूं तो अच्छा है। तो इसलिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो किसी हवाले से कोई स्पेस हमारे इसमें होनी नहीं चाहिए। ऐसे विक्टिम्स को कोई पेमेंट दे के चुप करवा दे, पुअर फैमिलीज बेचारी होती हैं, उनको या तो उनकी कैरेक्टर फर्दर कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, या उनको पैसे दे के चुप करवा दिया जाता है, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई और हो जाती है, और वो ये केसेस जो है वो सामने आ ही नहीं पाते। इसमें कल्पेबल का मतलब मुजरम है, जिसने कुछ जुर्म किया हो, गलत किया हो। ब्रूटल से ब्रूटलाइज एक वर्ड निकलता है, जुल्म करना। ब्रूटल जालिम होता है, ब्रूटलाइज जुल्म करना।
और स्करेज, स्करेज का मतलब होता है वबा, लानत, बुराई। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, रिहा कर देना। एपथी बेहिसी है, लैक ऑफ फीलिंग, ये भी जरूर आप अपने राइटिंग में यूज करें। फिर उसके बाद है जी वेंजियंस, वेंजियंस का मतलब होता है इंतकाम। इसके साथ ही आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।